डर कभी कभी ये सिर्फ महसूस नहीं होता, सुनाई भी देता है। आज हम भैरवपुर की उसी दहला देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी जगह जहां एक पुरानी हवेली का राज एक अनसुनी आहट में छुपा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि ये उस खौफ की एक पड़ताल है जो कानों से होकर सीधे रूह तक पहुंचता है। कहते हैं यहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। सोचिए बस ये एक लाइन, और यही बन गई है पूरे भैरवपुर गांव की पहचान। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और एक पुरानी हवेली का तो नाम लेने से भी कांपते हैं। ये कोई मामूली अफवाह नहीं है, ये वो खौफ है जो वहां की हवा में जैसे बस गया हो। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। भैरवपुर का वो अनसुना डर। यहीं से शुरू होगा हमारा सफर, एक वीरान हवेली और उसके अंदर दफन गहरे राजों का। और कहानी में एंट्री होती है रीना की, एक ऐसी लड़की जो भूत प्रेत की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, सब वहम मानती है। तो बस दोस्तों से लगी एक शर्त के चक्कर में वो अकेले उस बदनाम हवेली में जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके लिए तो अरे क्या है, बस एक पुराना खंडारी तो है। पर उसे क्या पता था कि वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थरों का ढेर नहीं, वो तो इंतजार कर रही थी। अंदर घना अंधेरा। टॉर्च की रोशनी में दीवार पर रीना अपनी परछाई देखती है और तभी उसके ठीक बगल में एक और साया हिलता है। और फिर वो आवाज, कदमों की आहट, धीरे धीरे उसके और करीब आती हुई। रीना की एक चीख उस अंधेरे को चीर देती है और वो पागलों की तरह बाहर भागती है। जिस डर का वो मजाक उड़ा रही थी ना, अब वही डर उसकी रूह में उतर चुका था। तो ये जो शब्द है ना, आहट, यही इस पूरी कहानी का सेंटर है। देखिए, ये सिर्फ कदमों की आवाज नहीं है, नहीं, ये उस डर का नाम है जो आंखों से नहीं, कानों से महसूस होता है। वो एहसास कि कोई है बिल्कुल पास में। एक ऐसा खौफ जो सुनाई तो देता है पर नजर नहीं आता। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, आहट के कई चेहरे। क्योंकि रीना तो वो तो बस एक शुरुआत थी। अब ये आहट हवेली की दीवारों से बाहर निकलकर पूरे भैरवपुर में फैलने वाली थी। रीना हवेली से लौट तो आई, मतलब उसका शरीर तो लौट आया, पर लगता है उसकी रूह वहीं फंस गई थी। क्योंकि अब वो आहट उसके साथ थे, उसके घर में। आधी रात को कमरे में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती। आईने में एक धुंधला सा साया दिखता जो उसका अपना नहीं था। नींद तो जैसे अब एक ख्वाब बनकर रह गई थी। डर का अगला शिकार, रघु, गांव का नाई। जरा सोचिए, एक सुनसान रास्ता और अचानक एक सफेद साया उसकी राह रोक लेता है, जिसकी आंखें हरी चमक रही थी। बस उस वाक्य के बाद रघु रघु नहीं रहा। वो बस पागलों की तरह एक ही बात चीखता था, आहट मुझे ले जाएगी। और अब बारी थी अनिरुद्ध की, स्कूल का मास्टर, जो हमेशा साइंस और लॉजिक की बातें करता था। लेकिन कहते हैं ना, डर किसी तर्क को नहीं मानता। जब वो हवेली के पास से गुजर रहा था, एक बर्फीली सी आवाज ठीक उसके कान में फुसफुसाई, तू बच नहीं पाएगा। बस एक पल में उसका सारा ज्ञान, सारा विज्ञान सब चकनाचूर हो गया। और अब ये डर किसी एक का नहीं रहा था, ये तो जैसे एक महामारी बन चुका था। सविता के पूजा घर में दिया अपने आप बुझ जाता है। अमर को अपनी खाली बस की पिछली सीट पर कोई बैठा दिखता है। मोहन को हवेली में जंजीरें हिलती दिखती हैं। मतलब वो आहट अब हर जगह थी, हर किसी को एक नए और ज्यादा खौफनाक तरीके से डरा रही थी। पूरा का पूरा भैरवपुर एक अनदेखे साए की कैद में था। तो अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, सच की तलाश। कहते हैं ना, डर जब हद से गुजर जाए तो वो हिम्मत बन जाता है। और अब भैरवपुर के कुछ लोग इस आहट के पीछे की सच्चाई जानने के लिए तैयार थे। तो जब मामला थोड़ा बढ़ा तो शहर से एंट्री हुई डीसीपी अरविंद की, एक नो नॉनसेंस पुलिस ऑफिसर। उनके लिए यह सब क्या था? गांव वालों का वहम, अंधविश्वास। तो सच का पर्दाफाश करने के पक्के इरादे से वो अकेले ही उस हवेली की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन उस हवेली के अंदर वहां कानून और तर्क काम नहीं करते। जब एक अनदेखा हाथ अरविंद के कंधे पर आता है और एक आवाज उसे सीधे तहखाने का रास्ता बताती है, तो उसकी वर्दी के नीचे का इंसान कांप उठता है। उसका सारा यकीन, सारा अविश्वास एक झटके में टूट गया। वो समझ गया कि वो किसी वहम से नहीं, एक हकीकत से लड़ रहा है। तो अब सवाल सिर्फ डर का नहीं था, सवाल पहचान का था। आखिर
ये आहट है क्या? कोई आत्मा, कोई श्राप या कुछ और ही? और यही वो सवाल था जब रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद को एक साथ ले आता है। तो अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त था। तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। सिंपल सा प्लान। हवेली में वापस जाना है, उस तहखाने को खोजना है और इस डर की जड़ तक पहुंचना है, चाहे अंजाम जो भी हो। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं चौथे पड़ाव पर, तहखाने का राज। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी। ये तीनों डर के दिल में उतरने को तैयार थे, उस तहखाने में जहां सारे जवाब दफन थे। तहखाने में उनका स्वागत किसी ने नहीं किया। बस दीवार पर खून से लिखे शब्द थे, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। अब कोई शक नहीं बचा था। वो किसी मामूली भूत से नहीं, एक सदियों पुराने गहरे श्राप से टकरा गए थे। और तभी अचानक हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तहखाने के एक कोने से एक धुंधला सा सफेद साया धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगता है, और उसके साथ ही वो जानी पहचानी आहट, कदमों की वो आवाज अब पूरे तहखाने में गूंज रही थी। वो अनदेखी शक्ति अब उनके ठीक सामने थी। और फिर वो साया बोला, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूं। बस इतना सुनते ही रहस्य की पहली परत खुल चुकी थी। 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया गया था, और इसी के साथ वो राज खुल गया जो 100 साल से उस तहखाने में दफन था। ललिता को उसी के पति ने सिर्फ दौलत के लिए इसी जगह पर जिंदा चुनवा दिया था। सोचिए, उसकी चीखें, उसकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी, और वही अनसुनी चीखें सदियों बाद आहट बनकर अपना इंसाफ मांग रही थीं। तो अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, अनंत दहशत। सच तो सामने आ गया, पर सवाल यह है कि क्या सच जानने से डर वाकई खत्म हो जाता है? ललिता को इंसाफ दिलाने और इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का अब बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था। तो अरविंद, रीना और अनिरुद्ध ने मिलकर वो आखिरी खौफनाक कदम उठाया। उन्होंने पूरी की पूरी हवेली को आग लगा दी। सोचा कि शायद हर राज, हर दर्द उसी आग में जलकर राख हो जाएगा। भैरवपुर के लोगों ने सालों बाद शायद पहली बार चैन की सांस ली। सबको लगा, चलो हवेली जल गई, श्राप भी खत्म हो गया, शांति लौट आई। पर एक हकीकत थी जो वो नहीं जानते थे। हवेली तो जल गई थी, पर आहट वो अब भी जिंदा थी। कुछ रातें बीतीं, और अपने ही कमरे में रीना को फिर से वही कदमों की आवाज सुनाई देती है। कहानी यही खत्म हो जाती है, एक बहुत ही ठंडे और भयानक सवाल के साथ। आहट किसी हवेली से नहीं जुड़ी थी, वो तो सुनने वाले से जुड़ जाती है। ये वो डर है जो एक बार अंदर बस जाए ना, तो फिर कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो सवाल वही है, क्या डर कभी सच में खत्म होता है?